नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल और हॉट सीट में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, आज जिस शख्सियत को आपको मिलवाने जा रहे हैं उससे पहले हम उनके बारे में कुछ भी कहें, उनके बारे में एक वर्ड बहुत काफ़ी चर्चित और प्रचलित है। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली में सौंदर्यीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है। दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तर की सड़कों की तरह बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की PWD विभाग ने भी काफी मेहनत की है G20 को लेकर, और आज हमने देखा कि PWD मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही मंत्री दिल्ली सरकार की और अपनी बेबाक छवि के लिए मानी जाने वाली, हर सवालों का बेबाकी से जवाब देने वाली मंत्री आतिशी जी खुद निरीक्षण कर रही थी, और आज निरीक्षण के बाद न्यूज इंडिया के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। आतिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। आतिशी जी, मैंने सही कहा ना आपके बारे में कि किस्मत सबको मौका देती नहीं है? वो साफ तौर पे ये कहती है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया हो जो आम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात हो। हम उस शख्स के साथ बैठे हैं जो दिल्ली को वाकई, और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात कर लें, PWD विभाग की बात कर लें, सबको चौंका रही हैं आप। क्योंकि आप, मतलब हमने जो देखा, जो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर है, हमारे जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, उन्होंने लगातार आपको कवर किया है। देख रहे हैं कि आप लगातार, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, आप सड़कों पे दिखाई दे रही हैं। क्यों? देखिए आसिफ जी, अभी कुछ ही दिनों में G20 सम्मेलन होने वाला है। G20 सम्मेलन हमारे देश के लिए, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट दिल्ली आएंगे, भारत आएंगे। तो दिल्ली को सजाना, दिल्ली को संवारना, दिल्ली को G20 के लिए तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबके लिए गर्व की बात होगी कि अगर दिल्ली अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सके। तो G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में पिछले 3-4 साल से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब उसका आखिरी 100 मीटर रह गया है, आखिरी एक हफ्ता रह गया है। तो बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली G20 के सभी नेताओं का दिल जीत लेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी लाइन आपने एक टैगलाइन दे दिया। टैगलाइन देने का काम न्यूज वालों का होता है, लेकिन आपने अलग टैगलाइन दे दिया कि दिल्ली की तैयारी जो है दुनिया का दिल जीत लेगी। दुनिया का दिल जीत लेगी। तो अच्छा, इसमें कितनी परेशानियां हुई? क्योंकि हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहां तकलीफ होती है, जहां दिक्कत होती है, जहां हर्डल्स आते हैं, उसको कितनी मुश्किल से आपने दूर किया? क्योंकि इस वक्त दुनिया की निगाहें दिल्ली पर है, और दिल्ली की सड़कों की जिम्मेदारी हो, दिल्ली के तमाम जो आवाभगत की जिम्मेदारी हो, वो आप लोग निभा रहे हैं। दिल्ली सरकार में आप वरिष्ठ मंत्री हैं और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी भी है। उसको किस तरीके से आपने ठीक किया और कितनी मजबूती से? देखिए, G20 की तैयारी पिछले 3-4 साल से चल रही है। G20 की तैयारी पिछले कुछ महीने की बात नहीं है, और G20 की पूरी तैयारी मैं मानती हूँ कि सभी एजेंसीज ने मिलकर करी है। जो पूरा ITPO कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे एक्चुअली G20 का सम्मेलन हो रहा है, वो केंद्र सरकार ने बनाया है। उसके आसपास जो पूरा एक टनल्स का एक इंजीनियरिंग मार्वल बना है, हालांकि केंद्र सरकार ने उसमें पैसा लगाया है, वो पूरे टनल्स का सिस्टम PWD ने बनाया है। G20 के एरिया के आसपास जो सारी PWD की सड़कें हैं, उनको पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में पूरा रीडिज़ाइन किया गया है, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाया गया है। MCD के एरियाज़ में, जहाँ पे गालिब की हवेली है, हरदयाल लाइब्रेरी है, जहाँ पे डेलीगेट्स जा रहे हैं, MCD ने उसका रेनोवेशन करवाया है। तो दिल्ली की सभी एजेंसियाँ साथ आई हैं G20 के लिए, दिल्ली को तैयार करने के लिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत पिछले कुछ हफ्तों में आई है, जहां पर कुछ लोग और कुछ पार्टियां सबकी मिलीजुली मेहनत का जब सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रही हैं, तो इससे थोड़ी परेशानी ज़रूर आई है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी शासित MCD हो, हम अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं, और ना ही आखिरी मिनट तक पीछे हटेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, और यही सवाल अगला था भी कि आखिर एक तरफ आप कह रही हैं, जो हमने देखा, जो माना
लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल हैं जो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने पैरामीटर डिसाइड किया या उन्होंने जो बनाया, उन्होंने जो किया, उतना काम किसी ने नहीं किया। देखिए, भारतीय परंपरा में जो मैं शब्द है वो एक ही चीज के साथ जुड़ा हुआ है और वो है अहंकार। अगर कोई एक व्यक्ति कहता है सब कुछ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये उनका अहंकार झलकाता है। दिल्ली में बहुत एजेंसीज हैं, मैंने खुद कहा जी। आईटीपीओ का कॉम्प्लेक्स बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनाया है, एनडीएमसी के एरिया को बिल्कुल केंद्र सरकार ने सजाया संवारा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे जो सारा काम हुआ है वो दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली की जो सारी साफ सफाई हुई है वो एमसीडी ने करी है, आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी ने करी है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने फरवरी में G20 सम्मेलन से जुड़े ब्यूटिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार से पैसे मांगे थे। हमने कहा था कि हमें 927 करोड़ चाहिए कि G20 के लिए दिल्ली को सजाया जा सके, संवारा जा सके। केंद्र सरकार ने हमें एक चवन्नी भी नहीं दी, फिर भी दिल्ली सरकार काम से पीछे नहीं हटी, फिर भी एमसीडी अपने काम से पीछे नहीं हटी, बिल्कुल भी नहीं। एक पैसा भी केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया। तो आज जो पूरी दिल्ली में आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे पौधे देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, फाउंटेन्स देखते हैं, जो सारा स्ट्रीट आर्ट देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, G20 के वेलकम बोर्ड्स देखते हैं, ये सब कुछ दिल्ली सरकार ने अपने बजट से खर्च किया है। जो आज पूरी दिल्ली में आप सफाई कर्मचारी देख रहे हैं, जो एमसीडी की जैकेट पहने रहते हैं, जो मैकेनिकल रोड स्वीपर्स देख रहे हैं, जो रोड वॉशिंग देख रहे हैं, ये सब कुछ एमसीडी ने अपने बजट से किया है। केंद्र सरकार ने ये बड़ी जानकारी नहीं है दिया, जो आप तमाम दर्शकों तक दे रही हैं। और ये बिल्कुल मतलब क्या दिल्ली सरकार को पैसे केंद्र सरकार ने नहीं दिए, जबकि ये माना जा रहा था कि जो जानकारियां मिल रही थी, और आप सामने हैं इसलिए सवाल बहुत लाजमी है कि पैसे का अलॉटमेंट हुआ है, जो काम हो रहा है वो केंद्र सरकार का पैसा है और काम दिल्ली सरकार कर रही है। जरा उसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि जो आईटीपीओ के आसपास पूरा टनल्स का नेटवर्क है उसका पैसा केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसका एग्जीक्यूशन किया। इसके अलावा किसी भी चीज का खर्चा केंद्र सरकार ने नहीं उठाया है। जो सारी सड़कों का रीडिजाइन हुआ है वो दिल्ली सरकार ने किया है, जो लैंडस्केपिंग हुई है वो दिल्ली सरकार ने की है, जो हॉर्टिकल्चर हुआ है, पौधे लगे हैं वो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, जो नई लाइटें लगी हैं वो दिल्ली सरकार ने लगाई हैं, जो फाउंटेन्स लगे हैं, जो स्कल्पचर्स लगे हैं, एक एक चीज दिल्ली सरकार ने अपने फंड से करी है। आज पूरी दिल्ली में जिस तर्ज से, जिस स्पीड से साफ सफाई हो रही है, जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मैकेनिकल रोड स्वीपर्स लगे हैं, जो रोड वॉशिंग हो रही है, वो सब कुछ एमसीडी ने किया है, अपने बजट से किया है। केंद्र सरकार ने उसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया। लेकिन हमने कभी इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि G20 आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का और दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का नहीं है। ये भारत का मामला है, हमारी देश की इमेज का मामला है। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपना बजट लगाया है, एमसीडी ने अपना बजट लगाया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये इस वक्त पूरी दुनिया दिल्ली की तरफ देख रही है, और इस वक्त दिल्ली में बल्कि आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि हम बेहतर मिसाल पेश करें। जी, आप जरा एक बात बता दीजिए कि एमसीडी को लेकर कितनी परेशानियां हुई, क्योंकि एमसीडी तो आप थी ही नहीं, एमसीडी में आप लोग अभी आए, और एमसीडी का काम जिस तरह से आप बता रही हैं कि इस वक्त बहुत टफ टास्क है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से वो लोग गुजरेंगे, जहां वो लोग पहुंचेंगे, जिस तरीके की चीजें हैं, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, या ऑलवेज कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो इंप्रेशन बनाने की जिम्मेदारी है वो एमसीडी के ऊपर है, एमसीडी कर्मियों के ऊपर है। उनको लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, पिछले 15 साल से एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। उसके बाद 1 साल तक एलजी साहब ने खुद एमसीडी को चलाया, कोई सरकार नहीं थी, किसी पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन 16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एलजी विनय सक्सेना जी दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में जिता के भेजा।
वहां पर भी 3 महीने तक बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। तो मात्र 6 महीने में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी ने दिल्ली को चमकाया है, जो आज पूरी दिल्ली देख रही है। लेकिन उसके बाद एलजी साहब वहां पे फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, कहते हैं मैंने साफ करवाया, मैंने ठीक करवाया। भाई आपके पास तो 15 साल से मौका था, आपने कुछ नहीं किया। 1 साल एलजी साहब ने खुद एमसीडी को चलाया, तब दिल्ली साफ नहीं हुई। जब 6 महीने अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में मेयर, डिप्टी मेयर, सारे पार्षद, सारे विधायक खड़े होके सफाई करवाते हैं, खड़े होके मैकेनिकल रोड स्वीपर चलवाते हैं, खड़े होके सड़क की धुलवाई करवाते हैं, और एलजी साहब क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ये उनकी उम्र के अनुसार, उनकी पद के अनुसार उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने बहुत कूड़े साफ किए एमसीडी के, जो 1 साल का टेन्योर था उनका, बहुत कूड़े साफ किए, बहुत साफ सफाई की, बहुत सारी चीज़ें क्लीनिंग की। वो अभी भी कहते हैं कि वो जो लगातार जो सड़कों पे वो घूम रहे हैं, वो तमाम चीज़ों की रिव्यू कर रहे हैं, और जो उन्होंने काम किया था वो दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि पिछले 6 महीने में क्यों दिल्ली वालों को दिल्ली साफ दिख रही है? एलजी साहब के पास तो पूरा 1 साल का समय था, तब दिल्ली साफ हुई क्या? उससे पहले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिल्ली साफ हुई क्या? आज सभी दिल्ली वाले कह रहे हैं कि 6 महीने में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को साफ करके दिखा दिया है। इतना साफ उन्होंने दिल्ली को कभी देखा नहीं है। अब अगर एलजी साहब अरविंद केजरीवाल जी के काम की क्रेडिट लेने की कोशिश करें तो बताइए कहां तक वाजिब है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में साफ नहीं किया? क्यों एलजी साहब ने खुद 1 साल में साफ नहीं किया? क्यों अब जब अरविंद केजरीवाल साफ करवा रहे हैं तो एलजी साहब क्रेडिट लेने आ रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कई सारे सवालों पे चुप्पी साधना बेहतर नहीं होता, बल्कि सवालों के जवाब देना बेहतर होता है, इसलिए आप ये कह रही हैं कि पहले आप लोगों ने ये शुरुआत नहीं की, पहले एलजी साहब ने ये शुरुआत की है, आप ये कहना चाह रही हैं आतिशी जी? देखिए, हम तो बहुत सारे मुद्दे उठा सकते थे आसिफ जी। हमने तो अपने देश की, पूरे भारत की इमेज को ध्यान रखते हुए G20 के मुद्दे पे कभी राजनीति नहीं की। आपको तो पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार से कितनी लड़ाई होती है, रोज होती है। बिल्कुल। लेकिन पिछले 6 महीने में हमने एक बार भी इसे मुद्दा नहीं बनाया कि केंद्र सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए। उन्होंने पैसे नहीं दिए, फिर भी पीडब्ल्यूडी काम करती रही, एमसीडी काम करती रही। मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, चौंका देने वाली बात बताती हूँ। 6 महीने में एक बार भी G20 की मीटिंग्स में एलजी साहब ने मुझे, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, एक बार भी नहीं बुलाया। क्या बात कर रही हैं? वो मीटिंग करते थे, वो अफसरों को बुलाते थे, वो दिल्ली पुलिस को बुलाते थे, वो एनडीएमसी को बुलाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी एक मीटिंग में नहीं बुलाया। आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। पूरे 6 महीने की एक भी बैठक आपकी उप राज्यपाल जी के साथ नहीं हुई है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं हुई है। उन्होंने हमें कभी बुलाया ही नहीं। उन्होंने ना कभी मुझे बुलाया, ना यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी को बुलाया, ना उन्होंने मेयर शैली ओबरॉय को बुलाया। हमें एक भी मीटिंग में, एक भी इंस्पेक्शन में एलजी साहब ने कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं शामिल किया। लेकिन हमने कभी इसे मुद्दा नहीं बनाया। हम फिर भी काम करते रहे, दिल्ली सरकार का फंड लगाते रहे, सड़कों को ठीक करते रहे, सड़कों की साफ सफाई करते रहे। दुख मुझे इस बात का है कि पहले एलजी साहब हमें बुलाते नहीं हैं, हमें शामिल नहीं करते हैं, और आज इंटरव्यू देके कहते हैं कि मंत्री बैठक में नहीं आते। अगर आप हमें बुलाएंगे नहीं, आप हमें कोऑर्डिनेशन में शामिल नहीं करेंगे, तो हम आपकी मीटिंग में धमक नहीं सकते हैं, हम आपकी इंस्पेक्शन में धमक नहीं सकते हैं। लेकिन हमने फिर भी इस सब के बावजूद एलजी साहब के पद का, एलजी साहब की उम्र का लिहाज किया और कभी भी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं की। लेकिन आज मुझे ये सब बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एलजी साहब बार बार लोगों के बीच में आके झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, एमसीडी ने काम नहीं किया, उन्होंने पैसा नहीं लगाया, उनके मंत्री मीटिंग में नहीं आए। तो मैं तो एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि सर, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप हमसे पद में बड़े हैं, आप हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे, आप हमें मीटिंग में बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे, आप हमें इंस्पेक्शन में बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे।
लेकिन एक बड़े होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने छोटों को अपने साथ लेके चलें। बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखिए, आपने जिस तरीके से, जिस संयम के साथ आपने अपनी बातों को रखा है अतिशी जी, ये वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए तो कहते हैं कि आपको हर बात का आपको मतलब पता है, इसलिए आप जो भी कह जाती हैं, बड़े बड़े नेता इसको कहने के लिए बहुत सारी वर्कआउट करनी पड़ती है लोगों को, और आपने कितने सलीके से, कितने तरीके से आपने अपनी बात रख दी है। आतिशी जी, एक बात और समझना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने अभी तक, जैसा कि आपने भी कहा कि उपराज्यपाल जी ने बड़प्पन का परिचय नहीं दिया, लेकिन क्या ये खटास जो है, ये क्या अभी, क्योंकि आपने कहा कि तमाम पुरानी चीजें हम भूल चुके हैं, हम सिर्फ और सिर्फ G20 के सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उसको हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के जो लीडर आए वो एक अच्छा इमेज, अच्छी सोच, अच्छा एक अनुभव लेके जाए। तो क्या आप मानती हैं कि ये जो भी चीजें हैं वो यहीं तक रहने वाली है, G20 में उसकी कोई परछाई नहीं दिखेगी, क्योंकि LG साहब को लेकर यहीं तक चर्चा होगी, बाकी जगहों पर नहीं होगी? देखिए, हम तो कभी G20 पे राजनीति करना ही नहीं चाहते थे, तभी हमने पिछले 6 महीने में ना फंड की कमी को, ना मीटिंग में ना बुलाए जाने को कभी भी हमने मुद्दा नहीं बनाया। मैं तो आज भी LG साहब से यही निवेदन करूंगी कि अगर आप आज भी हमें मीटिंग के लिए बुलाएंगे, आप हमें फ़ोन करेंगे कि इंस्पेक्शन के लिए आओ, मीटिंग के लिए आओ, मैं आज भी ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, हमारी पूरी सरकार चाहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि G20 सक्सेस हो। हम चाहते हैं कि भारत की पूरी दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज बने। हम चाहते हैं कि दिल्ली पूरे देश भर के जो लीडर्स हैं उनका दिल जीते, और उसके लिए हम चाहे अपनी मेहनत हो, चाहे दिल्ली सरकार का, चाहे MCD का पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन इसमें लीडरशिप LG साहब को लेनी होगी, सबको साथ लेके LG साहब को चलना होगा। और ना सिर्फ इतना, मैं तो मानती हूं कि दिल्ली का सौंदर्यकरण G20 पे नहीं रुकना चाहिए। बेशक, हमारी जिम्मेदारी है कि जितना हमने G20 के लिए दिल्ली को सजाया है, संवारा है, ऐसे ही साल भर पूरी दिल्ली को, दिल्ली वासियों के लिए हम सजा कर रखें, साफ रखें। बहुत बहुत बड़ी बात, और कम से कम दिल्ली वालों के चेहरे पे जरूर मुस्कान आई होगी आपकी इस बात को सुनकर कि ये जो तमाम तैयारियां वो सिर्फ G20 तक नहीं है, बल्कि इसको आगे भी अमल में लाने की जरूरत है। मैडम, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, आप जब बैठी हो और पॉलिटिकल सवाल आपसे न पूछूं तो मेरे बाद में लोग मुझसे पूछेंगे कि आखिर आपने पूछा क्यों नहीं। क्या आपको लगता है कि ये जो खास तौर पे जो राजनीति हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग जो आप लोगों पर आरोप लगाते हैं, उन आरोपों को आप कैसे लेती हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार आज सड़कों पे थी, आप इससे पहले भी हमने देखा है कि आप सड़कों पे लगातार थी और जानकारियां भी इकट्ठा कर रही हैं और प्रॉब्लम को दूर भी करने का काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आरोप लगते रहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया, तमाम तरह की कमियां गिनाई जाती हैं। उस पर क्या कहेंगी जो लोग आप पे सवाल खड़े करते हैं? देखिए, हमारा काम है दिल्ली की जनता के लिए काम करना। हम दिन रात 24 घंटे 365 दिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे परेशानी होती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली की जनता ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाया है। इसी वजह से उन्होंने बार बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से, चाहे दिल्ली सरकार में हो चाहे MCD में हो, जिता के भेजा है। इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली वालों को जो हमने वादे किए हैं वो हमें पूरे करने हैं। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने आरोप लगा ले, चाहे कितना लड़ाई झगड़ा कर ले, आखिरकार दिल्ली वालों को पता है कि उनके लिए अगर एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल, और वो अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगे। बिल्कुल, ये वोट वाली बात है। इसलिए एक सवाल और, जो अभी बीच में इंडिया अलायंस की बैठक हुई है मुंबई में, उससे पहले आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बयान दिया जिसको आपने सिरे से खारिज भी कर दिया था। अब वो एक प्रारूप ले रहा है, अब एक रूप ले रहा है। उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई, एडवर्टाइजमेंट कमेटी बना दी गई, पब्लिक जो अपीयरेंस कमेटी है वो बना दी गई, सोशल मीडिया कमेटी बना दी गई। लगभग एक तरीके से प्रारूप ले रहा है। कितना इम्पैक्टफुल होगा आतिशी जी वो जो इंडिया गठबंधन है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, लगातार हमले कर रही है? देखिए, जब से इंडिया अलायंस बना है
तब से सिलेंडर का दाम कम हो गया। जब से इंडिया साथ आया है तब से मोदी जी कह रहे हैं नहीं चुनाव आगे करेंगे, नहीं चुनाव पीछे करेंगे, नहीं एक साथ करेंगे, नहीं अलग अलग करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि पूरा इंडिया के साथ है, कि आज इंडिया अलायंस देश के लोगों के लिए लड़ रहा है, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है, देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। और जब अगला आने वाला लोकसभा चुनाव आएगा तो पूरा देश इंडिया अलायंस के साथ आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार करेगा। एक नया अब एक चर्चा हो रहा है, नई चर्चा हो रही है। आप क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं दिल्ली की, आप तमाम चीज़ें और बहुत शिक्षाविद हैं, जो तमाम जो मेरे दर्शक हैं वो एक तरफ वो जानते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई को लेकर कितनी कॉन्शियस रहती हैं और खुद बहुत स्टडी करती हैं। उसके बाद एक सवाल जरूर जानना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी सारी तरह की चीज़ें उठ रही हैं। ये कहा यह जा रहा है कि ये पता नहीं इसका नियम नॉर्म्स और तमाम चीज़ें, ज़रा अगर आप समझा सके, क्योंकि आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में किसको कोई समझा सकता है, तो ज़रा बता दीजिए प्लीज़ इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला और क्या ये लागू हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से वन नेशन वन इलेक्शन की क्यों बात कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि उनको इंडिया से डर लगता है, इस अलायंस से डर लगता है, देश के लोगों से डर लगता है, उनके साथ आने से डर लगता है। दूसरी बात, ये बात कि क्या इलेक्शंस एक साथ हों, बार बार इलेक्शन होने से खर्चा ज़्यादा होता है, उस बात में कुछ तर्क है, लेकिन खर्चे की वजह से सालों साल तक कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा रखें, क्रॉस वोटिंग हो सके, हॉर्स ट्रेडिंग हो सके, ये लोकतंत्र के डीएनए के खिलाफ है। भारत का संविधान भारत को एक लोकतंत्र बनाता है। जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस किसी सरकार में है तो वो सरकार चलनी चाहिए। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस किसी सरकार में खत्म हो जाता है तो फिर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारे संविधान ने जनता को ताकत दी है और जनता की ताकत कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल मैम, आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है। इस वक्त कम से कम पूरे दिल्ली की जिम्मेदारी आप पे है। बहुत छोटे से एक सवाल, एक दो सवाल बस। एक चीज़, क्योंकि अभी जब आपसे बात हो रही तो मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मैसेज किया मुझे, मैं आपसे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। उन लोगों ने कहा कि आतिशी जी जब सामने बैठी हो तो एक सवाल जरा उनसे संबंधित है। वो लोग कह रहे हैं क्या प्राइवेट स्कूल के फीसेस पे भी कोई रेगुलेटरी होना चाहिए, कुछ उनके पैरामीटर तय होने चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और आपको पूरा देश जानता है कि एक सक्सेसफुल एजुकेशन मिनिस्टर कैसा होता है। उसने आपने इसको तैयार करके और आपने एक प्रदर्शित करके बताया है कि सिर्फ कहना ज़रूरी नहीं होता है बल्कि करके काम दिखाना भी ज़रूरी होता है। तो ज़रा प्लीज़ अगर हो सके तो आप ज़रूर बताएं। देखिए, आपको पता है कि पिछले 8 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है तब से प्राइवेट स्कूलों की फीस पर हमारी सरकार ने बहुत नकेल कसी है। यहाँ तक कि कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस रिफंड करके पेरेंट्स को पैसा वापस भी दिया है। मुझे लगता है ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म्स बनाए हैं, जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स की उनको देखा जाता है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी गलत तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस ना बढ़ाई जाए। तो बिल्कुल फी रेगुलेशन का सिस्टम इन प्लेस है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी स्कूलों को ठीक करें। अगर सरकारी स्कूल ठीक होंगे, दिल्ली के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने का सिस्टम बनाएंगे, तो धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स का जो मोनोपोली है जिसके माध्यम से वो फीस को बढ़ाते रहते हैं, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आतिशी जी, एक सलाह भी है, मैं चाहूंगा कि ये भी आप G20 बैठक के खत्म होने के बाद एक चीज आप जरूर इंप्लीमेंट करें कि हम लोगों को बुलाएं, सरकारी स्कूलों में बुलाएं और एक एक दिन हम सब लोगों को, सारे मीडिया हाउसेस को टाइम दें और दिखाएं कि वो चीज़ें रियलिटी में कितनी सच में वाकई है। क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं, हम भी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, और जिस तरीके से आप लोग दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, एक माध्यम हम भी हैं, हम भी उसमें सहभागिता जताना चाहते हैं। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम अपने किसी भी स्कूल का दरवाज़ा किसी भी मीडिया हाउस के लिए खोलने के लिए तैयार हैं। आप हमारी बात मत मानिए,
आप खुद आके स्कूलों को देखिए, खुद टीचर से बात करिए, खुद बच्चों से बात करिए और उनके कॉन्फिडेंस को देखिए, तो आपको पता चलेगा दिल्ली में कितनी बड़ी शिक्षा क्रांति आई है। G20 को लेकर दिल्ली वालों को मैसेज, मैं इसी से एंड करना चाहता हूं। G20 को लेकर दिल्ली वालों को मैसेज, जो खास करके 2-3 दिन जो बहुत तकलीफें होंगी उसको देखते हुए आप देखिए, बिल्कुल G20 की वजह से कुछ तो तकलीफ होगी, लेकिन मैं दिल्ली वालों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर उनको कोई भी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी सर्विसेज में कोई भी बाधा नहीं होगी। दिल्ली वालों को दूसरा मैसेज कि G20 के माध्यम से दिल्ली को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, ये दिल्ली सरकार ने, MCD ने पिछले कुछ महीने में सीख लिया है और अब इसी तरह से दिल्ली को सजा के, संवार के दिल्ली वालों के लिए हम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यूज़ इंडिया के लिए। बहुत धन्यवाद आतिशी जी आपका, और विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ G20 को लेकर और दिल्ली की तैयारियों को लेकर दिल्ली की PWD और शिक्षा मंत्री आतिशी जुड़ी थी। उन्होंने तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। एक बात जो उन्होंने कहा, मैं एंड करते हुए जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि सभी को इस पे दिल बड़ा करना चाहिए। G20 सामने है दरवाजे पर और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। पूरी दुनिया के लोग जब यहां से लौटें तो वो हिंदुस्तान के बारे में बेहतर यादें संयोजों के लिए ले जाए और वो एक मील का पत्थर साबित हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। बहुत धन्यवाद।